हम पढ़ रहे थे मुग़ल चित्रकला। मुग़ल चित्रकला के अंतर्गत मुग़ल सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा। आप थोड़ा साइलेंट हो जाइए। हमने मुग़ल शैली का उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसकी नींव किसने रखी थी, और मुग़ल शैली को भारत में विस्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था, और इसमें किन चित्रकारों द्वारा अपना प्रतिनिधित्व किया गया। चाहे ईरानी सभ्यता की बात करें, चाहे भारतीय सभ्यता की बात करें, कुछ राजाएं हुए, कुछ सम्राट हुए जिनके शासनकाल में चित्रकला एक उच्च स्तर पर पहुंची। आप स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से देखिए, चित्रकला के तौर पे देखिए, या मूर्तिकला, जितनी भी कलाएं हैं, 5 कलाएं होती हैं, आप लोगों को लिखा गया ना 5 प्रकार की कलाएं, तो सभी कलाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया। यदि हम मुग़ल चित्रकला की दूसरी बात करें तो भारतीय सभ्यता को पुनर्जीवित करने का एक उद्देश्य भी मुग़ल शैली के अंतर्गत रहा। और जो छोटी छोटी शैली रही ना, छोटी छोटी शैलियों को उबारने का श्रेय किसे रहा, किनको रहा? मुग़ल शैली को रहा ना। हमने छोटे छोटे जो कला प्रेमी थे, या छोटी छोटी शैलियाँ थी, पहाड़ी शैली, चंबा शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, और यहाँ पर आपने पाल शैली पढ़ी। जो ये शैलियाँ हैं छोटी छोटी, जो इनके जो कलाकार रहे हैं, इनको एक उच्च स्तर का मार्गदर्शन मुग़ल शैली के माध्यम से मिला। इनकी कला को निखारने का एक बहुत अच्छा माध्यम रहा। मान लीजिए हमें कोई एक मंच दिया जाता है, यहाँ पर मान लीजिए एक, आप लोगों ने देखा होगा इंडियन आइडल चलता है, जिसमें क्या होते हैं, संगीत कला का प्रदर्शन होता है। सभी प्रांतों के संगीतकार आते हैं, बच्चे आते हैं, अपने प्रतिनिधित्व करते हैं। वो क्या मिलता है आप लोगों का, एक मंच अपने आप को निखारने का, अपने आप को प्रदर्शित करने का। उसी प्रकार से मुग़ल शैली का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये छोटी छोटी उपशैलियों को विकसित करने में। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, किस मुग़ल कालीन चित्रकला को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? ऐसा कौन सा चित्रकार रहा, चाहे मैं बाबर की बात करूं, या हुमायूं की बात करूं, या अकबर के समय का, आपको याद करना है कि ये किस काल का है, किस राजा के समय, जिसे पूर्व का राफेल का दर्जा दिया गया है। समझ रहे हो ना? जैसे प्लेटो, अरस्तु, ये क्या थे, क्या थे? ये वैज्ञानिक भी थे, ये राजनीतिज्ञ भी थे, ये लेखक भी थे, ये साहित्यकार भी थे। उसी प्रकार से चित्रकला में इसे राफेल, जैसे प्लेटो को दर्जा है ना हिस्ट्री में, या फिर इकोनॉमिक्स में ले लीजिए, या फिर पॉलिटिकल साइंस में ले लीजिए, कोई ना कोई मार्गदर्शक हो, शीर्ष नेतृत्व करता कोई। उसी प्रकार से इनके द्वारा भी क्या किया गया था, अपना इस कला में प्रतिनिधित्व किया गया था। अब पूर्व का राफेल की संज्ञा किसे दी गई है? बेहजाद। कौन है, किसके शासनकाल का चित्रकार है? बाबर का है ना। यदि हम बात करें ईरानी, फारसी, मुग़ल चित्रकारी की, तो बेहजाद को पूर्व का राफेल का दर्जा दिया गया उसे। मैं आप लोगों से इस संबंध में प्रश्न पूछूंगा कि पूर्व का राफेल का दर्जा किसे, कौन से चित्रकार को दिया गया है, और वो किस सभ्यता से बिलोंग करता था? समझ रहे हो ना? वो कहाँ से बिलोंग करता था? हिमांशु, आप यहाँ से देख रहे हैं फिर भी लिख नहीं रहे। अगर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कौन सा चित्रकार था वो जिसे पूर्व का राफेल का दर्जा दिया गया था? और जो बेहजाद है ये कहाँ कौन से प्रदेश का था? मैंने कहा था ना, बैठ जाइए, ईरानी सभ्यता का, ईरान से आया था ना, आया था ना। बेहजाद को ईरानी शैली का अपने समय का सबसे उत्तम चित्रकार माना जाता था। मान लीजिए हमारे भारतवर्ष में वर्तमान समय की बात करें हम,
तो एम.एफ. हुसैन का नाम आप सभी ने सुना है। क्या है ये? भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से है ना, अपनी एक अलग श्रेणी रखते हैं। यदि हम अभिनेताओं की बात करें तो सदी का महानायक कहते हैं ना। एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, सदी का महानायक किसको, ये संज्ञा किसको दी गई है? ये फिल्म जगत की हस्ती है, ये अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है। इसके सामने जितने भी और कलाकार हैं ना, वो दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये किनको? एक्टर्स को। उसी प्रकार से ईरानी सभ्यता में जो चित्रकार था बेहजाद, वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता था? चित्रकारी का। वो अपने देश का एक बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार था। उससे सर्वश्रेष्ठ कोई था ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ कोई था ही नहीं। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कुशल था, चाहे व्यक्ति चित्रण की बात करें या भवन निर्माण में जो आलेखन किया जाता है, या छवि चित्र। एक शब्द आता है छवि चित्र। ये छवि चित्र होता क्या है? आगे पढ़ोगे, छवि चित्र किसी व्यक्ति का हूबहू चित्र बनाना। सभी को जो सभी शब्द है वो किसी व्यक्ति का हूबहू चित्रांकन करना। आपका नाम क्या है? जगदीश जी। आप कुछ लिख नहीं रहे हैं, आपसे मैं अभी इसके कुछ समय पश्चात आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? अब बेहजाद के बारे में कहते हैं कि वह पहला तैमूर वंशी सुल्तान हुसैन वर्गा, जिसे मिर्जा कहा जाता था, उसका दरबारी चित्रकार था। ये किस प्रांत का? ये ईरानी सभ्यता में कोई शासक रहा होगा, जो वहाँ का जो सुल्तान रहा होगा, उसके दरबार का क्या था ये? प्रसिद्ध चित्रकार। जब बाबर भारत में उसका आगमन हुआ तो राजस्थान जो उसकी जो थार मरुस्थल थी, वहाँ इसके साथ इसका भेंट हो गई थी। तब वो अपने साथ इसे भारत ले आया, जहाँ भारत आने के बाद ये अपनी कला को बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करने लगा। ये आपके लोगों के समझ में आ गया? अब कहते हैं ना, एक छोटी सी बात और है। बाबर नामा में अपनी आत्मकथा, बाबर में बेहजाद का उल्लेखनीय वर्णन मिलता है। कहने का तात्पर्य जो बाबर नामा लिखा है ना, इसमें बेहजाद का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि आप बाबर नामा पढ़ोगे तो बेहजाद का डिटेल में आपको अध्ययन मिल जाएगा, और उसके जो छोटे छोटे जो चित्रांकन किए हैं, जो लघु चित्रांकन किए हैं, ईरानी सभ्यता और भारतीय जो सभ्यता को मिला के जो चित्रांकन किया गया है, उसकी झलक इस बाबरनामा में दिखाई देती है। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, समझ गए ना? अब्दुल हसन के पिता का नाम क्या था? अब्दुल हसन। ये आप लोगों के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर का आ सकता है। ये देख लीजिए, एक आपका प्री बोर्ड का, मेरे पास एक 12th का पेपर पड़ा है। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि जो मैं लिखा रहा हूँ वो चीज़ें नहीं आएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ये कह रहा है पहाड़ी शैली। मैंने आप लोगों को पहाड़ी शैली पढ़ाई है ना, यदि आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। ये आते हैं 10 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 10 नंबर के आपको क्वेश्चन आएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है उसका। पहाड़ी शैली का पहला केंद्र कौन सा था? देखो उसमें ऑप्शन आएंगे, कांगड़ा, बसौली, कुल्लू और जम्मू। बताइए क्या पूछ रहा है? पहाड़ी शैली। मैंने आप लोगों से पूछा, कहा था क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ रहे हो ना? अब पहाड़ी शैली की बात कर रहे हैं हम, तो कौन सा आएगा? बसौली।
बसौली शैली की से कि उप शैलियाँ बनी हैं, ये पहाड़ी शैलियाँ, उसी के अंतर्गत जम्बू शैली भी आई है। कहा ना हमने 3 शैलियाँ उससे अलग हुई थी, इसका प्रधान केंद्र रहा एक जम्बू जो बसौली थी, ये जो कांगड़ा जो सब वो रही, उसके बाद गुलेर शैली भी के छोटे छोटे केंद्र बने। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आएंगे। ये मत सोचिएगा जो आप लोगों को मैं एक एक नंबर का लिखा हूँ 10 नंबर का, यदि आप 10 नंबर, ये 30 नंबर का पेपर होता है, यदि आप 10 नंबर आपके ऑप्शन वाले आ जाते हैं तो अगर आप 2-4 नंबर का और कर लोगे, 5 नंबर और कर लोगे तो आप तो इस सब्जेक्ट में पास हो गए। समझ रहे हो ना? 10 नंबर के आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें एक आ रहा है, देखियो ये क्वेश्चन देखो, प्री बोर्ड के पेपर में आ रखा है, घुमा रहा है क्वेश्चन, ये शायद आप लोगों ने इसका अध्ययन नहीं किया होगा। अब ये कह रहा है भारतवर्ष का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा निर्मित किया गया? आज हम जिसे तिरंगा झंडा है, जो ध्वज है हमारा, वो ध्वज का चित्रांकन और निर्माण किसने किया? हम कहते हैं ना संविधान बाबा साहब द्वारा लिखा गया है, उसी प्रकार से तिरंगा झंडे का चित्र जो ये बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया? पिंगली वेंकैया, ये तमिलनाडु के थे, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वेंकैया, हाँ। अब्दुल हसन का पिता का नाम क्या था? मैं अब अकारिजा, हाँ अकारिजा, हाँ अकारिजा। अब्दुल हसन के पिता का नाम अकारिजा था, ठीक है। वो हेरात के निवासी थे। अब्दुल हसन को याद, इसको नोट भी नहीं करते हो तो उसे जो जी नोट कर ली वो ठीक है, अगर इसे आप स्मरण कीजिए। अब्दुल हसन को जहांगीर ने नादिर अज-जामा, एक ये उपाधि होती है, हर सम्राट के शासनकाल में अलग अलग उपाधि दी जाती है। अब्दुल हसन को जहांगीर ने नादिर अज-जामा की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसने जब जहांगीर का ताजपोशी हुआ था ना, उसका सिंहासन का बहुत अच्छा चित्रांकन किया गया था। अब्दुल हसन जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक माना जाता है। मंसूर भी उसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो पक्षी प्रेमी चित्रांकन करता था, प्राकृतिक चित्रांकन करता था। यदि हम मंसूर की बात करें, उसका बांस का चित्रांकन है, एक बहुत विश्वविख्यात चित्रांकन है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो है दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनाया गया है? दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनाया गया है? अब देखिए आपको क्या करना है, जो सम्राट हुए हैं मुगल काल के जितने भी, क्रमवार उनको सिलसिलेवार याद करना है। देखिए बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। अब अकबर का भी पुत्र होगा, समझ गए ना? अब ये कह रहा है किसके पुत्र द्वारा बनाया गया? वो जहांगीर के पुत्र द्वारा बनाया गया, समझ गए ना? जिसे हम क्या कहते हैं, शाहजहां। समझ रहे हो ना? जहांगीर का पुत्र है शाहजहां, जिसने क्या बनवाया? लाल किला बनवाया, चार मीनार बनवाई, और जो सबसे खूबसूरत चीज़ क्या बना दी? ताजमहल। ये आप स्टेप बाय स्टेप इन चित्रकारों को, जो चित्रकार ने जो मुगल काल में जो चित्रांकन किया गया है,
वो भी उसी सीरियल में आप याद रख सकते हो, जिस प्रकार से आप इनके माता पिता जो याद रखना, बाप आया, बेटा आया, फिर बेटा आया, फिर उसका बेटा आया, फिर उसका बेटा, ये क्या चला, वंशवाद चलता रहा। हमने क्या कहा, हमने पूर्व में ही आप लोगों से एक चीज़ बोल दी थी, मुगल काल अपने इतिहास का वर्णन करता है, समझ गए ना। मैंने बाबर पढ़ा, बाबर के बाद क्या पढ़ रहा हूँ, हुमायूं पढ़ रहा हूँ, हुमायूं के बाद अकबर पढ़ रहा हूँ। पढ़ तो मैं मुगल काल ही रहा हूँ, या मैंने बाबर पढ़ने के बाद मुगल काल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि हमने बाबर पढ़ा है तो उसके बाद जो ये उसका इतिहास ही दोहरा रहे हैं हम। अगर हम कला के दृष्टिकोण से देखें, उस इतिहास में हम क्या ढूंढ रहे हैं, चित्रकारी ढूंढ रहे हैं। यदि हम इतिहास की पूरी बात करें तो हम हिस्ट्री ना पढ़ लें, क्यों, या तो फिर हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। हम मुगल काल के अंतर्गत जो उसका इतिहास है, इतिहास में कुछ ऐसे तत्व ढूंढ रहे हैं जो कला को प्रतिनिधित्व करते हैं। यही है ना मेन उद्देश्य, ठीक है। अब थोड़ा समझ लीजिए, जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम का शाहजहांनामा एक मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक है, जो एक नगर के भांति प्रदर्शित था, एक नगर के समान था, या उसे अब नगरीकरण भी कहा जाए तो गलत नहीं है। इसकी स्थापना 1639 ईस्वी में हुई थी। कहते हैं कि यहाँ अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण हुआ था। और जहाँ शाहजहांनामा बाग था ना, जो जहाँ ये कुछ जो चीज़ बना दी गई थी, उसके अंतर्गत क्या था, भवनों का निर्माण। अब भवन, आगे यदि हम इस समय क्या बात कर रहे हैं, भवन की बात करें, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यदि शाहजहां की बात आ जाती है कहीं पर, तो उसने किसी प्रकार का व्यक्ति चित्रण या उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं रखा, वो सिर्फ इमारतों पे उसका कॉन्सेंट्रेट रखा। सांची का स्तूप देख लीजिए, जो जो हम कहते ना कि प्रागैतिहासिक काल के जो कुछ साक्ष्य हमें आज देखने को मिलते हैं, ठीक है, ताजमहल देख लीजिए, चार मीनार देख लीजिए, अलग अलग जो ये जामा मस्जिद है, जो बड़ी बड़ी हमारे देश में जो भवन है, इस समय, इसके समय में भवन निर्माण ज़्यादा हुआ है। स्थापत्य कला को ज़्यादा महत्व दिया गया। स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या आएंगी, भवनों का निर्माण होगा, समझ गए ना। अब लाल किले के नाम से भी मशहूर है। इसके समय की बात करें तो अब यदि हम लाल किले का जो लाल किला बना है वो किस पत्थर से बना है, लाल कलर के बलुआ कलर का जो पत्थर है, हम कहते हैं ना लाल किला, उसका नामांकन उसकी जो पत्थरों से उसका जो प्रयोग किया गया है, उसमें कोई पेंट थोड़ा लगा रखा है, वो जो बलुआ पत्थर होता है लाल कलर का, उसका प्रयोग किया गया है, इसलिए उसे लाल किला की संज्ञा दी गई है। यदि वो लाल नहीं होता तो हम उसे किसी और किले के नाम से दर्शाते। अब हम कहते हैं मैसूर का किला, हम पर्टिकुलर किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं इसमें। अब इसकी विशेषता जो लाल है ना, ये इसकी क्या होगी, विशेषता, समझ गए ना, उसकी विशेषता ये से ही उसका क्या हो रहा है, आकलन हो रहा है। कहते हैं कि जो लाल किला का निर्माण 1939 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यदि हम और चीज़ों की बात करें, ताजमहल किस प्रदेश में स्थित है, आगरा में। और जामा मस्जिद, अब मोती मस्जिद है। अब देखो, मोती मस्जिद जो भी बनाई है वो लाहौर में स्थित है, समझ गए ना। जो लाहौर आज कहाँ है, किसका हिस्सा है, लाहौर किसका अभिन्न अंग है, आज पाकिस्तान का है ना। देखो, हमारा बंटवारा हुआ तो वो चीज़ उधर चलेगी, मगर ये किसके शासनकाल में बना, शाहजहां के शासनकाल में बना। इतना समझ गए ना। इधर लक्ष्मी,
अब हम कह रहे हैं जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया। देखो इसी आपने जो पूर्व में जो क्वेश्चन का अध्ययन किया था, आप क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा दिया है, समझ रहे हो ना। आप कह रहे हैं कि जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया। अब आपने उसका व्याख्यान पूरा पढ़ लिया, लाल किला, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आ जाता तो आप सीधे पे लाल किले को टिक कर लीजिएगा। अब हुमायूं का मकबरा किसने बनाया, कोई बताएगा। हुमायूं, आप ये देखो छोटी छोटी कॉन्शियस चीज़ वाली है, हमने आपको पहले बताया था। कौन था इतिहास जो बाबर था ना पहले मुगल काल का। अब मुगल काल का बाबर था, बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आया ना। हुमायूं का बाद कौन आया, अकबर। अब ये क्या पूछा है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। अब भैया पिताजी गुजर गए हैं अकबर के, पुत्र तो अकबर है ना। जब पिताजी गुजर गए तो हम अपने पिताजी की याद में कुछ चीज़ें बनवाएंगे, तो बेशक उसके बेटे ने ही उसका मकबरा बनाया होगा, कोई चाचा भतीजा ऐसा तो कोई बनाएगा नहीं। किसने बनवाया, अकबर ने, ठीक है। अब कहते हैं कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, यह सभी को ज्ञात होगा, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ। किसके संरक्षण में निर्मित हुआ। अब भैया पतिदेव चले गए हैं, बेटे ने कहा माताजी पिता के नाम का हम क्या बनाएंगे, स्मारक बनाएंगे। अब पुत्र को उतना समय उस स्मारक को देख रेख करने का समय प्राप्त नहीं हुआ। अब पत्नी जीवित है तो पत्नी देखेगी, उसका पत्नी ने देखा। अब उसका संरक्षण, अब भैया जब वो बन रहा था कि किस प्रकार की डिजाइन होनी चाहिए, क्या बना होनी चाहिए, वो कि उसकी देख रेख में किसके बना, हुमायूं की पत्नी के बना। आदेश किसने दिए, अकबर ने। तो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि जो हुमायूं का जो मकबरा बना था ना, वो सिंपल सा नहीं बना। तो उस टाइम के राजाओं के जो, आप यदि हम मिस्र की सभ्यता की बात करें, मिस्र की सभ्यता में जो ताबूत बने हैं तो उनके ऊपर सोने की लेप लगाई जाती थी, अलग अलग कलाकारी की जाती थी ना। उसी प्रकार से ये सम्राट किसकी मृत्यु हुई है, सम्राट की मृत्यु हुई है ना। तो सम्राट की मृत्यु हुई है तो उसका जो ताबूत बनेगा, जो उसका स्मारक बनेगा, उसके लिए भी कोई डिजाइनर जो डिजाइनर होते हैं, जो उसकी जो डिजाइन निर्धारित करते हैं, वो भी कोई होगा। ये ऐसा नहीं कि जैसे सामान्य व्यक्ति मरता है उसको दफना देते हैं, उसके ऊपर ईंटों का मकबरा बना दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सम्राट है, मुगल काल की नींव रखी है। तो अगर भारत में इन्होंने पूर्णतः क्या कर लिया था, अपना साम्राज्य फैला दिया था। जब पूर्ण भारत का अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुगल काल के अंतर्गत, तो बड़ा राजा होगा तो उसका मकबरे का डिजाइन भी बनेगा। तो उसके जो मकबरे का जो डिजाइन था, मियाँ गालिब नाम का शख्स थे, उनके द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। यह मकबरा भारतीय और फारसी वास्तुकला का जो शैली है, हमने आपसे पूर्ण में पहले ही कहा था ना, ईरानी सभ्यता से तो ये इनका रिलेशन रहा। तो भैया जब भारत में रह रहे हैं तो उसमें क्या रहा, ईरानी सभ्यता को ही दर्शाया नहीं गया उस मकबरे में, अभी तो भारतीय सभ्यता को भी उस मकबरे में दर्शाया गया, दोनों का समावेश कर दिया गया। जिस प्रकार से मैंने अभी इस चित्र का उदाहरण दिया था, हम उत्तराखंड में हैं, हमने लोक कला को वो दर्शाया, तो हम अपना राष्ट्र का प्रतिनिधित्व हमारा कौन करता है, तिरंगा। यदि हम किसी राष्ट्र का प्रति हम जाते हैं तो हमारे कॉलर पे एक बैज लगा रहता है, जिससे हमें ज्ञात हो जाता है कि किसी देश का जो झंडा देख के हम ये फलाने देश का है। बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो प्रतीक है। वो प्रतीक किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसी प्रकार से ये मकबरा भी ईरानी सभ्यता प्लस भारतीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये शैली का बहुत अच्छा उदाहरण है। एक यदि आपको मान लीजिए एक उदाहरण देने को आएगा
तो आप ये उदाहरण भी दे सकते हो, हुमायूं का मकबरा ईरानी सभ्यता और भारतीय सभ्यता का एक बेजोड़ क्या है, नमूना है, इस शैली का उदाहरण है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईनी अकबरी के रचयिता कौन है? मैंने आपको जब ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, ये पुस्तक में हम पढ़ रहे थे, आईनी अकबरी, ये बताओगे इधर हरी जी? आईने अकबरी के रचयिता कौन हैं? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, केशवदास, अकबर, अबुल फजर, दशावंत। ये 4 ऑप्शन आपको हमने आपके सम्मुख से रख दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है? अब हमने कहा ना आईनी अकबरी, ये किसके लिए लिखी गई है? ये अकबर का है ना, अकबर अपना स्वयं थोड़ा लिखेगा। अब कोई योजना अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, संसद चलती है, लोकसभा चलती है, उसमें कोई बिल पारित होता है, हमने उसमें डिस्कस होता है, बिल तो कोई और तैयार करेगा, लेखा जोखा रखने वाला कोई और का, मगर प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? लोकसभा में प्रधानमंत्री का हो रहा है। उसी प्रकार से आईनी अकबरी में किसका वर्णन हो रहा है? अकबर का। वो कौन है? अबुल फजर द्वारा। बैठ जाइए। अब कह रहे हैं, अब इसे थोड़ा सुन लीजिए। आईनी अकबरी अकबर के दरबारी अबुल फजर द्वारा बाबरनामा का ही एक भाग है। किस चीज़ का भाग है? देखो, अलग अलग सम्राटों ने, अगर हम बाबर की बात करें, हुमायूं की बात, इनकी सबकी अपनी अपनी आत्मकथा है ना। अब बाबरनामा आपने पढ़ा, आपके संज्ञान में है ना। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की है। और अकबरनामा किसकी आत्मकथा है? अब उसी प्रकार से हुमायूं का जो हुमायूं का क्या था? हुमायूं, सॉरी ध्यान में नहीं आ रहा है, अभी आएगा तो मैं बता दूंगा। तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह। अब ऐसे जहांगीरनामा में आएगा, शाहजहांनामा, हमजानामा, ये अलग अलग क्या हैं? राजाओं की आत्मकथा। समझ रहे हो ना। पर्टिकुलर किसी राजा को प्रदर्शित करते हैं, उसके व्यक्तित्व का चित्रांकन करते हैं और उसके पूरा शासनकाल का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है। इस समय किस प्रकार से चित्रकला अपने शिखर पर पहुंची, इनका क्या योगदान रहा चित्रकला के प्रति। ठीक है ना। अब अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। ठीक है। अब कभी बाय द वे कभी क्वेश्चन आ जाता है अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है, तो आप लिख दीजिएगा वहाँ पर 3 भागों में ऐसे विभाजित कर दिया गया है, जिसमें से तीसरा भाग को आईनी अकबरी के नाम से जाना जाता है। आईनी अकबरी के सभी भागों को अगर हम ज्ञात करें तो आप उनमें 5 भागों को देखोगे। मुगल साम्राज्य का जो भौगोलिक सर्वेक्षण तथा सभी प्रांतों का जो सर्वेक्षण किया गया है, वो उसके अंतर्गत भी उसकी झलक देखने को मिलती है। और बतौर जो बंगाल फतह किया, उसके आंकड़े भी इनके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है, यही वाला क्वेश्चन। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? इधर आप बताइए, आईनी अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? है ना। अब ऊपर क्वेश्चन क्या था? आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? अब रचयिता प्लस हम यहाँ क्या पूछे, लेखक, ये क्या है? दोनों समान हैं, एक ही है, एक ही शब्द है। देखो साहित्य हिंदी में शब्दों के कई अर्थ होते हैं। देखो यदि हम साहित्य के तौर पर देखें रचयिता, गद्य के तौर पर देखें लेखक, ये है
दोनों एक चीज़, समझ गए ना। यदि कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, लेखक पूछे या रचयिता पूछे, दोनों एक ही है। वो कौन है? अब्दुल फजर है ना, ठीक है, अबुल फजर। अब देखो इसी का तीसरा क्वेश्चन बन रहा है, इसी प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन भी पुट अप होने जा रहा है। अब कह रहा है आईनी अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? अब मुख्य चित्रकार कौन था बताइए। देखो क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा दिया है, घुमाए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया? बुलंद दरवाजा समझते हो? एक नगर के समीप बहुत बड़ा दरवाजा का निर्माण कर देना, जिसे हम प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मान लीजिए हमने चारों तरफ से बाउंड्री लगाई। अब यदि हम सुरेख खेत की बात करें, हम चारों तरफ से सुरेख खेत को 20-20 फीट की लंबी चारों तरफ से क्या कर देते हैं, घेराबारी कर देते हैं, और बीच में एक बहुत बड़ा दरवाजा का निर्माण कर देते हैं। वो क्या कहलाएगा? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा मतलब बहुत मजबूत दरवाजा, समझ हो ना, उसके शब्द से उसका उच्चारण हो रहा है। बताओगे ये दरवाजा कहाँ पर बनवाया गया था? दो 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। अकबर ने बनवाया था ये। अकबर ने गुजरात, जब गुजरात को उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी 1572 से 73 के मध्य के उपरांत, जब गुजरात उन्होंने फतह कर लिया था, तो 1601 में फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर बुलंद दरवाजा का क्या कराया गया था, निर्माण कराया गया था। इसकी ऊंचाई 134 फीट है। यह जो इसका चबूतरा है ना, आपने देखा था ना, आपने यदि आपने 11th का अगर सही तरीके से पढ़ा होगा 11th की किताब, तो उसमें हमने जैसे हमने बोलते हैं कि कोई स्पूत बनाते हैं, स्पूत का निर्माण बनाया, उसमें क्या एक चबूतरा बनता है। आपने जो हमारा देश का जो क्या बोलते हैं उसे, विजय स्मारक है, जो 2-3 तरफ से सिंहों का जो प्रदर्शन होता है, वो एक स्मारक में क्या है, चबूतरे में खड़ा है। अब उसी प्रकार से जो ये दरवाज़ा का जो दरवाज़ा बना है, जो उसके चबूतरे की जो ऊंचाई है वो 42 फीट की है। अब मान लीजिए इस कमरे की, ध्यान रखिए, अगर इसके हम तर्ज की से ऊपर की बात करें, ये 15 फीट की ऊंचाई होगा, ये कमरा 15 फीट ऊंची होगा। अब उसका चबूतरा 42 फीट का, तो उसका चबूतरा ही है, सोच लीजिए 42 फीट, कितना, दुगना फिर दुगना 42 फीट, और फिर उसके ऊपर बुलंद दरवाज़ा कितना, 134 134 फीट। अब लगा लीजिए कभी आप जाओगे तो देखना फतेहपुर सीकरी में ये दरवाज़ा कितना भयंकर है, बहुत विशालकाय है। आपने गेट ऑफ इंडिया देखा है? इंडिया गेट विशालकाय है ना, लगा नहीं? देखिए हमें क्यों नहीं लगा, देखिए हमें वो विशालकाय, अगर इंडिया गेट की बात करें, हम विशालकाय क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम आधुनिक युग में रह रहे हैं, हम उससे ऊंची बिल्डिंगों को हमने देखने का हमारा क्या है, अनुभव है। कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है आज किस चीज़ से हो रहा है, सारी मशीनरियों के माध्यम से हो रहा है। उस समय ये इतना बड़ा
जो बनाया वो शिल्प का कारीगरों द्वारा बनाया गया था, जिसे हम स्थापत्य कला कहते हैं। आप सोच लो, ना सीमेंट है ना कुछ है, ना जेसीबी से उतने बड़े पत्थरों को ऊपर कैसे उठाया होगा, इसलिए वो क्या है, भव्य है। आप आज के दृष्टिकोण से ना देखें उसे, आज तो बुर्ज खलीफा भी बहुत ऊंची है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 184 फीट ऊंची। हम आधुनिक दौर में जी रहे हैं, तो आधुनिक चीज़ों का भव्य निर्माण होगा। उस समय ऐसी कोई एक छेनी हथौड़ी से ही ये चीज़ों का ढांचा बना दिया गया है। गए हो तो देखा कैसा है। अब उसी प्रकार से बुलंद दरवाज़ा भी बहुत सुंदर तरीके से उसमें कारीगरी की गई है, बहुत अच्छी सजावट बनाए गए हैं, बड़े बड़े लोहे के उसमें कुंडल बनाए गए हैं। अब इसके बारे में जो बात की गई है, ये फतेहपुर जो सिकरी है वो जामा मस्जिद है जो उसके जस्ट सामने है, ठीक है। और कहते हैं उस समय की बात, अभी वर्तमान की समय की बात नहीं है। यदि हम अभी की बात करें तो कुछ और होगा। यदि करें भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार है, यदि आज के दृष्टिकोण में भी देखें तो इससे बड़ा दरवाज़ा निर्मित नहीं हुआ है। हमने अगर बना भी दिए होंगे तो इतने 10 फीट 15 फीट 50 फीट के दरवाजे बने। इतना वैभवशाली, अपने आप में बहुत भव्य हो भारत का। आज वर्तमान समय में भी प्रवेश द्वार कहलाया जाता है भारत का। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना काठगोदाम कुमाऊं का क्या है, प्रवेश द्वार है। हमने संज्ञा दी है। कहीं पर आपने काठगोदाम में इतना बड़ा कुछ देखा? क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र की तरफ अब हम क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए प्रवेश द्वार है। हम पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों की तरफ जब बढ़ते हैं, जब हम मैदानी क्षेत्र में पहुँचे तो हमें अलग सा एक प्रतीत होता है, अलग सा भव्य दिखाई देता है। हमने अभी तक क्या देखे, सिर्फ पहाड़ देखे ना। यदि हम प्लेन्स की तरफ देखें तो हमारे नेतृत्व के लिए अलग चीज़ होगी हो, क्योंकि हम 24 घंटे पहाड़ों के मध्य ही रहते हैं। उठे, सुबह देखा चारों तरफ पहाड़, सामने देखा चारों तरफ पहाड़। अब जब प्रवेश द्वार की बात करें अगर हम कहें कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम, अगर हम काठगोदाम में पहुँचते तो हमारे नेत्र की सीमा कम पड़ जाती है वो एरिया देखने के लिए, इसलिए प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसकी अलग अलग संज्ञा साहित्य में अलग होगी, अलग अलग कवियों ने इसे अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया होगा। अगर हम पर्यटन की दृष्टिकोण से देखें, यहाँ अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। अब देख लीजिए इसी का क्वेश्चन बन रहा है, इसे ध्यान दीजिए। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई क्या है, समझ गए ना। एक क्वेश्चन पढ़ा हमने, उसी से पहले दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। देखो अब मुगल शैली की बात में आ रहे हैं हम थोड़ा सा। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के मिश्रण से हुई है? आपको हमने पूर्व में बताया था, दो शैलियों के मिश्रण से मुगल शैली का निर्माण हुआ है। यदि आपने क्लास में कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ा होगा तो। अगर ऋतु आप बताइए, हैं? थोड़े ऊंचे स्वर में बोलिए। बैठिए इधर। दीपिका, थोड़ी जोर से बोलिएगा। ईरानी और भारतीय कह रहे हैं, ठीक है, बैठिए। यदि हम ये है हमारे क्या है, ईरानी और भारतीय कह रहे हैं ना, यदि हम इसके गहन अध्ययन करें, देखो अभी हमने आपको सिर्फ ईरानी और भारतीय सभ्यता के बारे में बात करें ना। अब भारतीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व तो कोई शैली तो कर रही होगी, सीधे भारतीय शैली तो नहीं करेगी, करेगी? हम तो सिर्फ भारत में आए हैं, ठीक है। अब भारत में उस समय कोई शैली रही होगी ना। जिस प्रकार से ईरानी शैली वहाँ विकसित हो रही है, तो भारत में भी उस समय कोई शैली विकसित हुई होगी।
अब इन दोनों का समावेश से मुगल शैली का उद्भव हुआ है। अब वो दो शैलियाँ कौन सी हैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो एक कथन है जो सत्य है, ईरानी शैली है एक सर्वप्रथम। अब हम भारत में आगमन हो रहा है। भारत में उस समय कौन सी शैली का निर्मित हुई है? राजस्थानी शैली। राजस्थानी उस समय क्या थी? फल फूल रही थी। भारत में आगमन हो गया ना। जब भारत में मुगलों का आगमन हो गया है, अब उसके पैरेलल क्या होगा? अब जो मुगल काल में जो चीज़ें बन रही हैं, समझ गए ना। अब यदि हम मुगल काल में जो चित्रांकन कर रहे हैं अब, तो वो दो शैलियों के मिश्रण से बनेगी, क्योंकि यहाँ मुगल आ चुके हैं। अब मुगल और ईरानी सभ्यता की बात कर रहे हैं हम। जब आगमन हुआ था तो यहाँ फल फूल कौन सी शैली रही थी? राजस्थानी शैली फल फूल रही थी। तो इन दोनों का समावेश हुआ था। कहते हैं कि मुगल शैली में भारतीय शैली जो राजस्थानी का प्रतिनिधित्व कर रही है, और पाश्चात्य शैली, पाश्चियन शैली जिसे कहते हैं, वो ईरानी शैली को कहते हैं पाश्चियन। ये अलग अलग देशों, आप मान कर रहे हैं ना। अभी तक तो हम भारतीय सभ्यता की बात कर रहे थे, भारतीय शैली की बात कर रहे हैं। यदि हम कहें कि भारतीय शैली, तो भारतीय शैली कौन सी? यहाँ तो बहुत ढेर सारी हैं, है ना। कोई ना कोई इसका प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। अब वो कौन कर रहा है? ईरानी। उसी प्रकार से नहीं, वो कौन से? राजस्थानी। अब ईरानी सभ्यता के अंदर का पाश्चियन शैली कौन सी शैली के प्रतिनिधित्व कर रहा थी? ठीक है, पाश्चियन, पाश्चियन, ठीक है, के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। अब राजस्थानी शैली को हिंदू शैली भी कहा जाता है। क्योंकि हिंदू शैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थानी शैली में ही देवी देवताओं का चित्रांकन क्या हुआ है? अधिक हुआ है। इसके अंतर्गत यदि हम देवताओं की बात करें तो श्री कृष्ण भी देवता ही हैं। श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से लेके उनके मरणासन तक की जो लीलाएं हुई हैं, सारे क्या हैं? इसमें वर्णित है। और ग्रंथों का भी इसमें चित्रांकन किया गया है। देखो, मैं आपको इतना अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं है इस सब्जेक्ट में खास तौर से। यदि आप इसे एक कहानी के तौर पे याद रखोगे तो आपके जो क्वेश्चन है एक एक नंबर के, और जो 5-5 नंबर 5-5 नंबर के जो इतने ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिए पेपर आपके सम्मुख से है। ये क्वेश्चन पेपर को आपको हल करने में किसी की खुशबुसाहट करने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको कहानी के तौर पे याद है ना। यदि आप कहानी के तौर पे याद है तो उसका आप बहुत अच्छी तरीके से वृत्तांत कर सकते हो, लिख सकते हो ना। यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि किस शैली को हिंदू शैली के नाम से उच्चारित किया गया है? राजस्थानी शैली को हिंदू शैली के नाम से उच्चारित किया गया है। समझ गए ना। अब चूंकि मुगलों का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत के क्षेत्रों पर हुआ, उत्तर वेस्ट इंडिया या वेस्ट इंडियन ओशियन की बात करें हम, तो जब मुगलों का आगमन हुआ तो उत्तर भारतीय में उनका क्या हुआ था? आगमन। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पूर्व आपको बताया था कि उत्तर पूर्वी पश्चिम क्या होता है, समझाया था। अब राजस्थानी शैली का इस शैली में जब उत्तर भारतीय शैली में इसका प्रभाव प्रवेश हुआ तो उस समय क्या था? उस समय उत्तर भारतीय शैली के अंतर्गत कौन सी शैली चल रही थी? राजस्थानी शैली का आरंभ हो रहा था। और मुगलों ने ईरानी शैली के चित्रकारों को पहले जो शरण दी थी, जब यहाँ आएंगे तो किसी के शरणागत तो रहेंगे, तो ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत शरणागत रहे थे। तो ऐसे में इन दो शैलियों के मिश्रण से इंडो पाश्चियन, पाश्चियन, इंडियो पाश्चियन, जो इंडो जो शब्द जो जुड़ा वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? इंडिया का। समझ रहे हो ना। इंडियन पाश्चियन शैली भी कहा जा सकता है इसको, शॉर्ट फॉर्म इंडियन इंडो पाश्चियन शैली को मुगल शैली में
निरंतर चलती रही। अब इसी के पैरेलल हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, किन दो शैलियों के समन्वय है। अब यहाँ मिश्रण की बात आ रही थी। अब समन्वय भी क्या होता है, उसके साथ ही यह मिश्रण भी कहा जा सकता है उसको। अब शब्दों का हेर फेर है। अब कह रहा है किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल काल का आरंभ हुआ था, बताइए। अभी है राजस्थानी और कोई बताएगा? देखो दो शैलियों से उसका वो हुआ था, कह रहे हैं। एक शैली क्या थी, ईरानी, जिसे हम क्या कहते हैं, और दूसरी भारतीय शैली के अंतर्गत कौन है, राजस्थानी। सही बात है। अब आपने एक 11th में क्वेश्चन बार बार मैंने आप लोगों से बार बार पूछा, इसको बताओ आप, मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? चौहान जी आप बताइएगा। चौहान जी, मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, बताइए। राधा जी आप बताइए। हैं, कौन सा समय था, कौन सा समय था? उसमें क्या क्वेश्चन आ रहा था? 11th में क्या क्वेश्चन आ रहा था? स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता था? स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता था? वो था गुप्त काल। अब ये क्या कह रहा है, मुगल काल का स्वर्ण युग। दोनों में विभेद है भैया। देखो आपने सीधे क्वेश्चन कहाँ आपको मार रहा है, देखा? यदि आपने सीधे गुप्त काल को टिक कर रहे थे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि दिमाग में क्या है, गुप्त बैठा है ना। बैठिए, इसको समझ लीजिए। ये शाहजहाँ का समय जो था, जिसमें आपको ताजमहल जो बने हैं, जो भव्य जो इमारतें बनी हैं, जो बुलंद दरवाज़ा बना है, ये समय क्या था? मुगल काल का स्वर्ण युग था, क्योंकि इस समय कला अपने चरम सीमा पे थी। ठीक है, इससे आगे बाद में पढ़ेंगे।